हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक टीचिंग के चाइल्ड डेवलपमेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब तक ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप चाहें तो जाकर के यूट्यूब चैनल पे लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। पैरेलल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग्स, विकास के स्तंभ कौन कौन से, यानी जो डेवलपमेंट के क्या क्या मुख्य कारण है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे दो कारणों से होता है, एक तो मैच्योरेशन और लर्निंग के साथ, यानी जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तब चीजें आगे चल के डेवलपमेंट के रूप में निखर करके आती हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग, यानी जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स के डीएनए के थ्रू जो चीजें हमें मिली होती हैं उनकी जब अनफोल्डिंग होती है तो उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। इसको हम आगे यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। जेनेटिकल प्रोग्राम करके हमारे पेरेंट्स के थ्रू डीएनए के थ्रू हमें मिला था, उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। इंटरनल बायोलॉजिकल टाइमलाइन, यानी जो हमारी बायोलॉजिकल टाइमलाइन है अकॉर्डिंग टू हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके उस जो अनफोल्डिंग होती है उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, और लर्निंग में क्या आता है? लर्निंग के अंदर आएगा इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी जो हम पर्यावरण अपने आसपास के पर्यावरण से जो हम एक्विजिशन यानी एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, उनको लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट चेंज थ्रू प्रैक्टिस, यानी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस गायब हो गया तो आप उसको समझिए, मैं बोलता परमानेंट चेंज थ्रू द प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस थ्रू करके हम जो चीजों को सीखते हैं उसको लर्निंग बोलते हैं। एक्टिव इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, यहाँ पे वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइप। हम सक्रिय होकर के कितने अपने इन्वायरमेंट यानी अपने चारों तरफ कितना इंटरेक्शन करते हैं उसको लर्निंग बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन इज ए जेनेटिकल प्रोग्राम सीक्वेंस का अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम। इट्स ऑपरेट्स ऑन इंटरनल बायोलॉजिकल टाइमलाइंस, बायोलॉजिकल क्लॉक, एंड इट इज हाईली रिलेटेड टू द हेरिडिटी, यानी परिपक्वता एक समय के साथ अनुवांशिक विशेषताओं के पूर्व निर्धारित व क्रमिक प्रतिकरण की एक प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक जैविक समय सीमा पर काम करती है, यानी जो मैच्योरेशन है वो एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जो टाइम के साथ अनफोल्ड होती है, इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। ठीक है, वो पूर्व निर्धारित होती है और क्रमिक प्रतिक्रिया, यानी क्या होता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है। आप इसका सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि कुछ बच्चे 8वीं 9वीं मंथ में ही चलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 12वीं मंथ में चलना शुरू करते हैं, इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। यानी उनका जो पैर है वो बॉडी वेट को कितना अच्छे तरीके से संभाल पा रहा है, उसी को बायोलॉजिकल टाइमलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो कि हेरिडिटी से टोटली डिपेंड करता है, प्लस इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है बच्चे को, फूड कैसा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के अंदर मैच्योरेशन आती है। ठीक है, एग्जांपल 2 year old child cannot perform task like writing or riding a bicycle for which they are not yet mature physically, यानी एक 2 साल का बच्चा राइटिंग और साइकिल को चला नहीं सकता क्योंकि वो उसका जो अभी शरीर है उस तरीके से मेच्योर नहीं हो पाया। सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग क्या है? इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी ये जो यहाँ पर देख रखा है ना, ये समझिए एक शॉर्टकट फॉर्म है। अगर आप सिर्फ इसको याद रखें, जैसे लर्निंग क्या है? इन्वायरमेंटल एक्विजिशन, यानी जो पर्यावरण के थ्रू हम जो चीजों को, आसपास चीजों को एक्वायर करते हैं, उनको सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को यहाँ पे लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स potentials that occurs as direct result of experience, active practice and interaction with the environment। यानी अधिगम क्या होता है, यानी लर्निंग क्या होती है? लर्निंग व्यवहार या कौशल क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यानी ये एक परमानेंट चेंज होता है जो कि अनुभवों, सक्रिय अभ्यास यानी प्रैक्टिस कर करके वह पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जो लर्निंग है वो एक डायरेक्ट परमानेंट चेंज है जो कि एक्टिव प्रैक्टिस और इंटरेक्शन के थ्रू, जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें इंटरेक्शन के थ्रू हम लर्निंग को सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बोथ सर्व एज अ बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ लर्निंग्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज आर डीपली कनेक्ट, इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर्स, यानी जो विकास और परिपक्वता दोनों ही विकास की पूरक प्रक्रियाएं जो कि अधिगम के लिए जैविक आधार तैयार करती हैं। यानी जो ग्रोथ और मैच्योरेशन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे को कनेक्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं एक दूसरे को, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर डेवलपमेंट आ पाए, यानी ठीक है, ग्रोथ आ पाए, मैच्योरेशन आ पाए, ये चीजों के लिए। ठीक है, जो मेजर इश्यूज एंड डिबेट इन डेवलपमेंट, यानी विकास के मुख्य विवाद कौन कौन से, उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो डिबेट है वो की नेचर वर्सेज नर्चर, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आता है। प्रकृति बनाम पालन पोषण का विवाद, यानी ठीक है, नेचर क्या होगा? प्रकृति हेरिडिटी से शुरू आती है। ठीक है, आनुवंशिकता, यानी
जेनेटिक फैक्टर्स दैट आर स्टैटिक्स एंड फिक्स, यानी अनुवांशिक कारक जो कि स्थिर होता है, इसी को नेचर के थ्रू आता है यहाँ पे, यानी प्रकृति जो है हेरिडिटी है वो यहाँ पे फिक्स होती है। कैसे हैं एग्जांपल क्या है, जैसे कि नेचर कैसा होगा, यानी जो हेरिडिटी के थ्रू हमें क्या मिलेगा, हमारे आई का कलर फिक्स होगा, हमारे हेयर का कलर फिक्स होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये हमें सब कुछ किसके थ्रू मिलेगा, वो है हेरिडिटी के थ्रू, इसी को नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब नर्चर क्या होता है, नर्चर यानी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट आर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, पर्यावरणीय कारक जो कि गतिशील होते हैं, यानी एग्जाम्पल वेट, डिजीजेस, अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट, यानी वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेट कैसा होगा, डिजीजेस कौन सी मिलेंगी, यानी जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो साफ सफाई के अंदर रहता है तो उसको कम बीमारियां पकड़ेंगी, एक बच्चा जो गंदगी में खेलता रहता है या फिर उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आसपास उनके कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनके थ्रू यहाँ पे ये जो डिबेट है वो डिसाइड होगी कि नेचर वर्सेज नर्चर में क्या होगा, यानी जो नेचर होगा यानी प्रकृति होगा वो कि फिक्स होगा, जैसे कि आई कलर हो गया, हेयर, ब्लड एंड ग्रुप्स, और यहाँ नर्चर क्या होगा, यहाँ पे वेट, डिजीजेस, अवेलेबल रिसोर्सेज, ये सब डिपेंड करता है। वुडवर्थ प्रोडक्ट फार्मूला कौन सा है, यानी वुडवर्थ का गुणन सूत्र है, ये कि डायरेक्ट सीटेट में से क्वेश्चन आता है, वहां पे ऑप्शन आपको ऑप्शन ये मिलेगा कि डेवलपमेंट जो है नॉट एडिशन, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला देखा ना, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लेंगे डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, ऐसे है ना, पर आपको ऑप्शन जब वहां सीटेट में आप देखेंगे तो वहां पे एच प्लस ई भी रहेगा, एच माइनस ई भी रहेगा एक ऑप्शन, और एच इंटू ई भी रहेगा, और एक कोई दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, एच डिवाइडेड बाई ई, ऐसा करके ऑप्शन एक आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो जो डेवलपमेंट वुडवर्थ का फॉर्मूला ये था कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी यानी नेचर और इन्वायरमेंट यानी नर्चर दोनों का गुणनफल है, यानी विकास का अनुवांशिक व पर्यावरण का गुणनफल। ठीक है, प्रकृति और पोषण दोनों पर डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कैसा होगा। अब यहाँ पे एक जो सेकंड डिबेट आती है जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं, तो पहले जीनोटाइप के बारे में देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इंटरनल एंड स्टैटिक, यानी जीनोटाइप वो होता है कि जो चीज हमें अपने पेरेंट्स यानी डीएनए के थ्रू मिली हुई है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, यानी जो इंटरनल जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ठीक है, या कोई डिजीज हो गई है, तो ये हमें जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म observable physical characteristics determined by the interaction of genotype and environment। फिनोटाइप के अंदर क्या होगा, फिनोटाइप एक ऐसी चीज है जहां पे यानी जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट, यानी आप देखो कि जो फिनोटाइप है उसमें जीनोटाइप यानी जो यहाँ पे दे रखा है कि जो हमें डीएनए के थ्रू मिल रहा है वो प्लस इन्वायरमेंट, इस चीज का हमें यहाँ पे योग करके वो फिनोटाइप मिलता है। ठीक है, यानी जो फिनोटाइप होगा वो इन्वायरमेंट प्लस जीनोटाइप, यानी जो डीएनए है यहाँ पे आप सिंपली समझ लीजिए डीएनए। ठीक है, यहाँ पे आप डीएनए प्लस इन्वायरमेंट जो होगा उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चल देख लेते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि डेवलपमेंट में एक यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आप देखेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम आपको मिल जाएगा। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे लेवाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो ग्रेजुअल स्मूथ होता है, जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे लेकिन स्मूथ आराम से होता है, लाइफ टाइम होता है, यानी इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक चलता रहता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कौन बोलता है, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक साथ नहीं आता, जैसे यहाँ पे लेवाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ग्रेजुअल होगा और स्मूथ होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो जीन पियाजे और एरिक्सन है वो बोलते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस स्टेजेस होती हैं, यानी पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी पहले थोड़ा बच्चा कुछ लर्न करता है फिर उसको भूल जाता है, फिर दोबारा वो लर्न करता है तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से वो चीजें याद रहती हैं। आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करें तो ये चीज आपको रियलाइज है कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ा जाता है, जब वो गर्मियों की छुट्टियों में घर जाता है तो वो चीजें भूल जाता है, फिर जब वो दोबारा सेकंड क्लास में एडमिशन लेता है तो वापस से उन चीजों को याद करता है, तो वो रिकॉल करके फिर आगे की चीजों को सीखने लग जाता है। इसी चीज को यहाँ पे बोला है कि डिसकंटिन्यू है, पहले थोड़ा बढ़ेगा फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर लर्निंग थोड़ा ज्यादा होगी, फिर होगा, ऐसे ऐसे इसी प्रकार से लर्निंग और डेवलपमेंट चलता रहता है बच्चे का। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही स्टार पॉइंट है। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस व्यू क्या होता है सर, डेवलपमेंट इज ए स्मूथ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ, यानी कंटिन्यूअस जो था यहाँ पे बताया कि ये लाइफ टाइम के लिए, यानी जो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट लेवाइगोत्स्की बोलते हैं इसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट इज स्मूथ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव थ्रू आउट द लाइफ, यानी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्मूथ होगा, धीरे धीरे होगा तथा कंटिन्यूअस होता रहेगा।
और की सपोर्ट्स कौन सा, इनको जो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया कि जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है उसको उसके बारे में किसने बताया था, तो यहाँ पे लेवाइसी का नाम आएगा। तो अधिगम की प्रक्रिया धीरे धीरे वो सतत चलती रहती है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस का प्रोसेस जब यहाँ पे पूछा जाएगा तो किसका, जीन पे आ जाओ, एरिक एरिक्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस सब क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो उसमें मिल जाएगा। डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट एंड प्री डिटरमाइंड स्टेज है, यानी एरिक एरिक्सन बोलते हैं और जीन पैजे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा लर्निंग होगी, फिर डिसलर्निंग होगी, फिर बच्चा लर्न करेगा, फिर सीखेगा, तो ऐसे डेवलपमेंट होगा। और वो प्री डिटरमाइंड स्टेज होते हैं, ठीक है। हर एज के साथ उनका फिक्स होता है कि इस एज में बच्चा ये कर लेगा, फिर उसके बाद ये कर लेगा। जैसे जब बच्चा 11 से 12 मंथ का होता है तब वो धीरे धीरे चलना या खड़ा होना सीख लेता है अपने पैरों पर। तो ये एक स्टेजेज है, एक दूसरा एग्जाम्पल है। फिर जैसे वो कुछ वर्ड बोलना सीख जाएगा उस एज तक, प ब म म क ऐसे करके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ठीक। तो चलिए सेम चीज को विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैच्योरेशन था वो बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग यानी जेनेटिकली प्रोग्राम इंटरनल टाइमलाइन, यानी अनुवांशिक विशेषताओं व पूर्व निर्धारित, यानी जो डीएनए है उसका जो अनफोल्डिंग होती है इसी को मैच्योरेशन बोलते हैं। और लर्निंग क्या होगा, परमानेंट चेंज थ्रू एक्टिव प्रैक्टिस एंड इंटरेक्शन, यानी अनुभवों और पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन, इसी को लर्निंग बोलते हैं। यानी जो लर्निंग, यानी हम जो अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास के लोगों से जो एक्टिव पार्टिसिपेट करके, इंटरेक्शन करके जो चीजें सीखते हैं, इसी को उसमें जो परमानेंट चेंज आता है इसी को हाँ लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन प्रिपेयर बायोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी परिपक्वता अधिगम के लिए जैविक आधार तैयार करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेचर वर्सेज नर्चर का जो डिबेट है आप वहां पे देख लीजिए कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज को मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बस इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वुडवर्थ का क्या फॉर्मूला था वहां पे, डेवलपमेंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट्स नॉट एडिक्टिव, यानी जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट का यहाँ पे देखेंगे तो एडिशन करके वो फिनोटाइप, यानी यहाँ डीएनए, यानी आप समझिए जो हमें पेरेंट्स से मिलता है वो प्लस इन्वायरमेंट के थ्रू जो हमें मिलेगा उसको फिनोटाइप बोलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस चीज को देख लीजिएगा। और नर्चर और हेरिडिटी क्या होती है यहाँ पे देख रहे हैं, स्टैटिक्स जेनेटिक फैक्ट्स, यानी आई कलर और डीएनए जो हमें मिलता है उसी को नेचर या हेरिडिटी बोलते हैं। स्थिर अनुवांशिक कारक जैसे आंखों का रंग या फिर डीएनए, ठीक है। और नर्चर क्या होता है और या फिर इन्वायरमेंट क्या होता है, पोषण क्या होता है, तो डायनेमिक इंटरनल फैक्टर यानी रिसोर्सेज न्यूट्रिशन का जो पोर्शन होता है उसी को नर्चर या फिर इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी पोषण बनता है, यानी गतिशील बाहरी कारक जो कि जैसे कि संसाधन और पोषण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम जो यहाँ का ये वाले आगे का पार्ट है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के यहीं रखते हैं, बाकी ये जो पोर्शन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ्री में लर्निंग मिल पाए। थैंक यू गाइस।